नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित बिजली विभाग कार्यालय का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। विद्युत पेंशनर्स परिषद का चतुर्थ अधिवेशन हुआ संपन्न। एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में लगी सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी। और श्री राम जन्मभूमि के महानायक अशोक सिंघल की मनाई गई जयंती। और अब खबरें विस्तार से। भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित बिजली विभाग कार्यालय का भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित बिजली विभाग कार्यालय का भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने घेराव कर जेई पर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि भाजपा सदस्य दिलीप कुमार मिश्र के फुलवरिया इलाके स्थित गंगापुरी कॉलोनी के लेन नंबर 1 आवास पर बिजली विभाग के विजिलेंस टीम ने गुरुवार को 1 बजे दिन में छापा मारा था, जिसके बाद रात्रि 9:30 बजे प्रभारी निरीक्षक प्रवर्तन दल के संतोष सिंह ने मामले में मुकदमा दर्ज करवाया। आरोप है कि बिना क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता को सूचना दिए छापा पड़ा। छापे के विरुद्ध दिलीप मिश्रा के साथ पहुंचे भाजपाई प्रभारी निरीक्षक के ऑफिस में धरने पर बैठ गए। विरोध में जेई विकास दुबे और विजिलेंस दरोगा संतोष सिंह के ऊपर 30,000 रुपए मांगने का आरोप लगाकर दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग हुई। विरोध को देखते हुए सीओ विजिलेंस सरोज पांडे एवं एसएचओ विजय शुक्ला लोगों को समझाने में लगे रहे। दिलीप मिश्र ने बताया कि उनका 10 दिन पहले मीटर का तार जल गया था। शिकायत करने पर स्थानीय जेई विमल मौर्य ने कर्मचारियों से कहकर तार जुड़वा दिया था, जबकि उनका बिजली का बिल भी कोई बकाया नहीं है। हंगामा होने की सूचना मिलने पर सीओ विजिलेंस सरोज पांडे पहुंची। धरने पर बैठे भाजपा नेता दिलीप मिश्रा और उनके करीब 35 से 40 साथियों को उठाकर बातचीत कर समझाने की कोशिश करने लगी। भाजपा नेताओं का आरोप था कि लगातार वसूली करने के लिए विजिलेंस के लोगों द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी विजिलेंस के उच्चाधिकारियों से की गई। सीओ विजिलेंस से काफी हंगामे के बाद फुलवरिया जूनियर अभियंता विकास दुबे, विमल मौर्य विजिलेंस टीम के दरोगा संतोष सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि मीटर जलने पर सूचना फुलवरिया के जूनियर इंजीनियर को दी गई थी। जूनियर इंजीनियर विमल मौर्य ने ही लाइनमैन को भेजकर बिजली जुड़वाई थी। इस दौरान गुरुवार दोपहर में उनके घर पर छापेमारी हुई और शुक्रवार की सुबह मीटर भी लगा दिया गया। उनका बिल बकाया नहीं है। मामला ये है कि बिजली परिवर्तन दल के जो जेई है विकास दुबे अपने 2 कांस्टेबल के साथ मेरे यहाँ पहुँचे हैं और मुझे मेरे घर में घुस करके कि भाई यहाँ पे बिजली की चोरी चल रही है, आपके जेल भेजा जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। हमने जब पूछा कि भाई क्या कारण है, क्यों ऐसा किया है, उन्होंने कहा कि नहीं आपके यहाँ लाइट डायरेक्ट जुड़ी है। मैंने बताया कि भाई यह जो आपको दिख रहा है, मेरे यहाँ 1 हफ्ते पहले लाइट चला गया था। मैंने अपने विभाग के जेई को सूचना दिया। सूचना देने के बाद जेई ने 2 लाइनमैन भेजा जिसने चेक करके बताया कि आपका मीटर जल गया है। तो मैंने कहा अब क्या होगा, उन्होंने कहा कि अभी मीटर बदलने में लगभग 2, 4, 5, 6 दिन लग जाते हैं। तो उस दौरान मैंने क्या कि अब जेई साहब को फ़ोन किया। जेई साहब ने अपने लाइनमैन को कह करके लाइट को डायरेक्ट जुड़वाया। मैंने क्या किया कि क्योंकि वो गलत था, इसलिए मैंने कहा भाई इसका वीडियो बना लेते हैं। तो कल जब ये लोग मौके पर पहुँचे हैं तो मुझे इस बात की धमकी देने लगे और कहने लगे कि आप किनारे ले जाकर कहेंगे 30,000 रुपये दे दीजिए, इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैंने कहा कि अरे यार मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। आप ये पैसे रुपए की बात कर रहे हैं, आप अपने विभाग के जेई से बात करिए कि उसने इस काम को करवाया है कि नहीं। यह कर वहाँ से चले गए। फिर बाद में आज मुझे सुबह फ़ोन आ रहा है कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने कई लोग आए हैं, अपनी बात को यहाँ पे अधिकारियों साहब सामने रख रहे हैं कि इस तरीके की जो घटना है इससे कहीं न कहीं से हमारी पार्टी की छवि, ये यहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारी, विजिलेंस के अधिकारी जो कि पूरे बनारस में लूट का एक ये ऑफिस अड्डा बन गया है,
यहाँ पे तमाम ऐसे घूसखोर टाइप के जेई हैं, अधिकारी हैं जो कि जनता को परेशान करने के लिए पैसा ऐंठ रहे हैं। अभी आप लोग क्या मांग रहे थे? जो कौन पैसा मांग रहा था? एक जेई है विकास दुबे, परिवर्तन दल का जेई है। जो कितना पैसा मांग रहे थे? 30,000 रुपया। दिलीप जी, अभी आप लोगों की मांग क्या है, डिमांड क्या है? हम लोगों की मांग है कि पहले तो इस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि यह अगर इसके साथ कार्रवाई नहीं हुआ तो यह आने वाले दिन में ऐसे ही तमाम लोगों को अपने इस कृत्य से परेशान करता रहेगा। आप लोगों ने तहरीर दिया है, यदि इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? देखा जाएगा, क्यों नहीं दर्ज करेंगे, दर्ज करना पड़ेगा। नहीं तो हम उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपने संगठन पार्टी में इस बात को उठाएंगे। विद्युत पेंशनर्स परिषद का चतुर्थ अधिवेशन संपन्न हुआ। विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र का चतुर्थ अधिवेशन पूरी भव्यता के साथ महमूदगंज लॉन में संपन्न हुआ। 2 सत्रों में चले महाधिवेशन के खुले सत्र का उद्घाटन वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर से आए बड़ी संख्या में पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों, वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की भारी संख्या में उपस्थिति के बीच मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में विद्युत पेंशनर की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया तथा उन्होंने कहा कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। सम्मेलन की अध्यक्षता इंजीनियर AK सिंह एवं संचालन RK वाही ने किया। परिषद के महासचिव अतिन गांगुली द्वारा 11 सूत्रीय मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र दिया गया। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखते हुए मांगों का समर्थन किया। वक्ताओं ने जोरदार ढंग से कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था को तत्काल लागू करने तथा LMV 10 की सुविधा यथावत रखने की मांग की। पंचम दिवसीय अधिवेशन में मंच पर बैठे हुए पूर्वांचल केंद्रीय श्रीमान समूह प्रसाद जी, मंच पर बैठे हुए श्रीमान JV गोयल साहब, पृथ्वीपाल सिंह जी, कप्तान सिंह जी, श्रीमान RK वाही जी, महामंत्री श्रीमान गांधी साहब, श्रीमान RB सिंह जी, DB सिंह जी, KK सिंह जी, AK सिंह जी, RS महोदय, हर्ष पांडे जी, वहाँ सामने बैठे हुए नाथ सिंह तिवारी जी, भाई अरविंद सिंह जी, सबसे पहले मैं आयोजन समिति का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे को बुला करके वयोवृद्धों का सम्मान करने का अवसर दिया, इसलिए आपका अभिनंदन करना है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। कल लखनऊ उठाया, नेवड़ा के अंदर ट्रेड से बढ़ोतरी किया जाए। 11 नेत्र ऑपरेशन करवाने पर पेंशनरों कर्मचारियों को पावर ऑपरेशन के आदेश संख्या 602 दिनांक 6/2/2014 इसको ख्याल रखिएगा के अनुसार ऑपरेशन की पैकेज राशि 8,000 का लेंस की राशि 5,000, कुल धनराशि 13,000 ही निर्देशित है, जो कि काफी पुराना आदेश है और अब तक ही कम है। उसे पुनरीक्षित कर ऑपरेशन चार्ज 30,000 का लेंस की कीमत 15,000 किया जाए। धन्यवाद। मैं अब हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे मांग पत्र जो है वो हमारे जो विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी हैं उनका अधिवेशन हो रहा है। एक पंचम अधिवेशन है और जो सेवानिवृत्त लोगों की समस्याएं होती हैं उसको यहाँ पर उठाया जाता है, बताया जाता है। यहाँ पर सरकार के लोग बैठे हैं, यहाँ प्रबंधन के लोग बैठे हैं। जो हम लोगों की मुख्य समस्याएं हैं, एक तो ओल्ड एज में बीमारी हो जाती है, उसके लिए हमको सरकार से या विभाग से कैशलेस चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए। उसके लिए हर जिले में अस्पताल चिन्हित करके सरकार और विभाग बता दे कि यहाँ जाने पर बुजुर्ग भर्ती होगा, उसकी दवा हो जाएगी। और जो पेंशन हम लोगों को मिलती है 75 साल के बाद जो हमारा पैसा कटा रहता है वो वापस होता है, जबकि एक्चुअली 60 साल में रिटायर होते हैं और 75 साल तक अभी एवरेज आयु हिंदुस्तान की 68 वर्ष है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 65 साल की उम्र में 5% की बढ़ोतरी हो जाए, 70 में 10% की बढ़ोतरी हो जाए
और 75 में 15 साल की बढ़ोतरी हो जाए और 80 साल की उम्र में और 80 साल की उम्र में 20% का आदेश है। 85 साल की उम्र में 30% का है, 90 साल में 40% का है, 50 साल में 50% बढ़ोतरी का है, 95 साल में 75% का, 100 साल से ऊपर जिसकी जिंदगी होगी वो 100% बढ़ जाएगा। ये सब हम लोगों की डिमांड है और इस पर सरकार जो है वो विशेष ध्यान दे और ये जो पेंशन हम लोगों को मिल रही है ये हमारी सेवा की एवज में मिल रही है, न कि कोई ये सरकार का दान है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये बुजुर्गों की सेवा के लिए उनको ये जो सेवा की है उनको ये देना चाहिए पेंशन। जैसे अभी जो आदमी काम नहीं किया है, सरकार ने एक योजना लागू की है कि जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है उनको मुफ्त में मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। तो उसी तरह से सारे विभागों को ये जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। आज की तारीख में सांसद विधायक को पुरानी पेंशन मिलती है, जजों को पुरानी पेंशन मिलती है, तो सरकारी कर्मचारी जो 60 साल की उम्र तक काम करता है उसको न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस पेंशन स्कीम में फंसा करके उलझाना मेरे समझ से उचित नहीं है। सरकार को सीधे कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए, जिससे जो आज सेवा में सेवानिवृत्त हो तो उनको भी एक सम्मान पूर्वक जीने के लिए धनराशि प्राप्त हो सके। इन्हीं सब उद्देश्य को लेकर के हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। एसबीएसएस इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए। सूरजकुंड नई सड़क स्थित एसबीएसएस इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में बच्चों द्वारा सामाजिक विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई गई। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि सीमा गिरी ने रिबन काटकर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी, मुख्य अतिथि सीमा गिरी व विद्यालय की प्रबंध निदेशिका तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा साथ ही विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन हुआ। इसके बाद विद्यालय के बच्चों ने गणेश वंदना की भावपूर्ण प्रस्तुति की। सभी बच्चों ने सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों पर एक से बढ़कर एक मॉडल बनाए, जिसमें लाल किला, कुतुब मीनार, सारनाथ का धम्मिक स्तूप, धम्म चक्र, डीजल रेल इंजन कारखाना, ग्रीन हाउस, सोलर सिस्टम आदि विषयों पर बड़े ही सुंदर व आकर्षक मॉडल प्रदर्शित कर प्रदर्शनी में चार चांद लगा दिया। बच्चों के अभिभावकों ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों की प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी ने आए हुए अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके पश्चात बच्चों के सर्वश्रेष्ठ कार्यों का अवलोकन कर उनके उत्कृष्ट मॉडलों को बनाने के लिए और उनके उत्साहवर्धन हेतु मुख्य अतिथि द्वारा सम्मान पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। समस्त कार्यक्रम का संचालन अर्पिता अग्रहरी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव, सुधा गर्ग, सब कोऑर्डिनेटर सोनाली गुप्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज दिनेश विश्वकर्मा उपस्थित रहे। सामने देखिए।
सामने देखिए सामने देखिए सभी अभिभावकों का सादर अभिनंदन, जिन्होंने बच्चों के साथ परिश्रम करके इतना अच्छा सोशल साइंस एग्जीबिशन का मॉडल तैयार किया है। सबकी प्रतिभा उनके माता पिता से ही आ रही है। इतना मेहनत जो बच्चों को आगे बढ़ाने में अभिभावक शिक्षक कर रहे हैं, बच्चे भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए पुनः सभी को बधाई। और हमारे बीच ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल के ओनर डॉक्टर सीमा गिरी जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत अभिवादन। छोटी सी बच्ची आई थी साक्षी उसका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत मन से कर रही थी। छोटा ही परफॉर्मेंस था, बहुत मन से कर रही थी। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे बच्चे अपना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, चाहे जिस चीज़ में भी दे रहे हैं, डांस में हो, उनकी मॉडल्स में हो, तो हर चीज़ में सब लोग अपना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दे रहे हैं और कोशिश में लगे हैं कि हम बेहतर से बेहतर कर सके। तो आप सभी को इस एग्जीबिशन में आने के लिए धन्यवाद। और आज इन बच्चों के द्वारा बनाई गई इनकी प्रतिभा जो इन्होंने अपनी वर्किंग मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स में दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, ये बेहतरीन है। क्योंकि बच्चों की एकेडमिक से भी ज़्यादा उनकी क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट होती है, और इसमें नो डाउट बच्चों ने बहुत क्रिएटिव होकर, चाहे आइडिया जहाँ से भी लिए हो, गूगल से, सोशल प्लेटफॉर्म से, बट उनकी क्रिएटिविटी उसमें दिख रही है। श्री राम जन्मभूमि के महानायक अशोक सिंघल की जयंती मनाई गई। विश्व हिंदू परिषद धर्म जागरण न्यास एवं वेद शिक्षा मंदिर द्वारा श्री राम जन्मभूमि के महानायक अशोक सिंघल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा वेद भगवान का पूजन किया गया तथा वेद सेवक सम्मान भी दिया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अशोक सिंघल के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद वेद भगवान का पूजन एवं अशोक सिंघल की अंतिम इच्छा घर घर पहुंचे वैदिक शिक्षा को साकार करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के अध्यक्ष
कमल कुमार सिंह को वेद सेवक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री हनुमान मंदिर ऋषिकेश के महंत महामंडलेश्वर रामेश्वर दास श्री वैष्णव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अशोक सिंघल बचपन से धर्म योद्धा थे। वाराणसी में विद्यार्थी जीवन में काशी की गलियों में वेद ध्वनि सुना करते थे, लेकिन धीरे धीरे गिनती में वैदिक रह गए। इस बात की चिंता उन्हें सताने लगी और सन 1983 में काशी को पुनः वेद नगरी की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए गायघाट के डालमिया भवन में वेद शिक्षा मंदिर की स्थापना की। उनके संकल्पों का परिणाम है कि आज 500 से ज्यादा वेद पाठी और 200 से ज्यादा एकल एवं सामूहिक वेद विद्यालय काशी में हैं। आज हमें महापुरुष के जन्म दिवस पर काशी को पुनः वेद नगरी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि सिद्धपीठ श्री नरसिंह मठ से अशोक सिंघल का गहरा संबंध रहा है। वे सदैव काशी आने पर यहां अवश्य आते थे। उनका जीवन धर्म योद्धा के रूप में रहा है। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में महानायक की भूमिका और दूसरी तरफ वेद के आधार पर भारत मां को विश्व गुरु बनाने का संकल्प। ऐसे महापुरुष का जन्मदिवस संपूर्ण हिंदू समाज के लिए प्रेरणा दिवस के रूप में है। कार्यक्रम का संचालन रविशंकर सिंह एवं धन्यवाद प्रकाश श्याम सुंदर सिंह ने किया। श्रद्धेय अशोक जी की संकल्पना को साकार करने वाले ऐसे हमारे काशी के गणमान्य नागरिकगण, हमारे वैदिक बटू। अशोक जी की जो कल्पना थी वो एक साधारण कल्पना नहीं थी, और इस कल्पना पर चलना भी कितना कठिन था यह आप सब खुद स्वयं महसूस कर सकते हैं। आज की इस आधुनिक दौर में जब हम चारों तरफ पाश्चात्य संस्कृति को देखते हैं, चारों तरफ नजर उठा के देखते हैं, तो धार्मिक कामों में जो रुचि लेना चाहिए वो संख्या कुछ कम दिखाई पड़ती है उसके अपेक्षा जो आज पाश्चात्य संस्कृति के कार्यक्रमों में दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसे समय में जो हमारे युवा साथी, बहुत से लोग आज जिनकी उम्र 20-22 वर्ष भी होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जो 60-70-80 के आसपास भी होंगे। रोहनिया विद्युत कनेक्शन मामले में 3 दिन बीतने के बावजूद एक्सीएन ने कोई कार्रवाई नहीं की। विद्युत वितरण खंड द्वितीय बरईपुर के रोहनिया उपकेंद्र के अंतर्गत कादीपुर नकाई गांव में विद्युत विभाग की गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि अवर अभियंता और TG2 ने 400 मीटर से ऊपर की दूरी पर अवैध विद्युत कनेक्शन प्रदान किए हैं। वहीं जब इस संदर्भ में लिखित शिकायत की गई तो जेई रोहित ने शिकायत पत्र को फाड़ दिया और कहा कि SDO के आदेश के बाद ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अब ये सही है या गलत, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। वहीं इस संदर्भ में मुख्य अभियंता जोन प्रथम से शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस ओर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने SC को जांच हेतु आदेशित किया। वहीं SC ने अब इस मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने जांच हेतु पत्र जारी किया है, जिसमें शिकायती पत्र में वर्णित शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण में विभागीय नियमानुसार जांच एवं परीक्षण करके निस्तारण आख्या प्रेषित करने की बात लिखी गई है। वहीं अब ये मामला एक्सीएन के पास पहुंचा है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्सीएन को फोन किए जाने पर उत्तर नहीं मिल रहा है, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है और उनके कार्यालय जाने पर यह कहा जा रहा है कि वो अवकाश पर है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि 5 अक्टूबर से खंबे लगाने हेतु टेंडर पास किए जाने हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब क्षेत्र में खंबे लग जाएंगे तो जांच का विषय ही नहीं बचता है। लेकिन यहाँ मुद्दा मात्र खंबे लगाने से नहीं है, बल्कि इस तरीके से विद्युत आपूर्ति किए जाने की जांच का मामला है, क्योंकि 40 मीटर से ऊपर की दूरी पर इस तरीके से विद्युत कनेक्शन दिया जाना विभागीय नियमानुसार गलत है और इस ओर जांच की मांग हो रही है, जिससे ये मामला उजागर हो सके कि आखिर इस तरीके से विद्युत कनेक्शन दिए जाने में कौन कौन से अधिकारी सम्मिलित हैं। उधर मकान दिखाइए, वहाँ देखिए लाइन गया हुआ है। अब आप सब जगह जो है लाइट पहुंची हुई है, सब जगह मीटर लगा हुआ है और हम लोग रोड से अंदर आ चुके हैं। बल्ली के सहारे पूरी लाइन व्यवस्था दी हुई है।
आधा किलोमीटर अंदर हम लोग रोड से आ चुके हैं और अभी तक एक भी खंभा नहीं दिखा है। कम से कम हम लोग 20 से 25 मकान दिखा चुके हैं जहाँ पे मीटर कनेक्शन लगे हुए हैं। हर जगह मीटर लगा हुआ है और हम लोग इस समय आधा किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं। किसी के मीटर का मत बनाइएगा। ये मीटर लगे हुए हैं हर घर पे। दिखा दीजिए तो मकान में सारे मकान में कनेक्शन इन्होंने भरपूर दिया हुआ है। कनेक्शन दिया हुआ है न। बिना जांच के कनेक्शन मिला कैसे, और अगर जांच हुई है तो किसने किया, सवाल तो ये खड़ा होता है। सर्वे कौन किया है, चेयरमैन, लाइनमैन कौन रहा, जेई कौन रहा। इधर देखिए पोल लगा हुआ है, तार गायब है। और मुझे लगता है कि ये सरकार ने पोल भी नहीं लगवाया हुआ, क्योंकि पोल टूटा हुआ है। प्लस पोल की दूरी आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 पोल है, वो भी इतने अंदर आने के बाद। पूरी व्यवस्था जो है यहीं से रोक लीजिए, यहीं से दिखा दीजिए बस, बाकी छोड़िए। ऐसे बहुत सारे अंदर और भी लोग कॉलोनी में घर हैं। मुझे लगता है कि अब कहीं पोल नहीं है, सारा बल्ली के सहारे चल रहा है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिजली विभाग के आला अधिकारी आँख मूंद के सोए हुए हैं, उनके नाक के नीचे। चेयरमैन की बातों को दरकिनार करते हुए बांस बल्ली पे ये जो लाइन कनेक्शन दिए जा रहे हैं नियमों के विरुद्ध, आखिर ये किसके सह पे दिए जा रहे हैं, सवाल ये उठता है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां महालक्ष्मी के श्रृंगार एवं संगीत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी माता मंदिर में मां महालक्ष्मी का अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य श्रृंगार और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां महालक्ष्मी की अलौकिक झांकी सजाई गई और विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। मां को भोग प्रसाद अर्पित कर आरती हुई। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने दर्शन पूजन किया। इस दौरान आयोजित भजन संध्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति कर मां की महिमा का बखान किया। कलाकारों द्वारा देर रात्रि तक हाजिरी लगाई गई, जिसे सुन श्रोतागण झूमते रहे। सिंदूर बनौले रखे और सब लोग स्वस्थ रहे और जबरदस्त तरीके से मस्त रहे। उठाइए लोहा और ताली बजा के गाइए। देखिए टीम काशी हो चाहे KTV हो, सारे चैनल वाले इसको दिखाते हैं और लोग भाव विभोर होकर इस दरबार में आते हैं ताली बजा के कि मेरे घर आंगन में खुशियों की मेरे घर आंगन में खुशियों की
जब तक जियो मैया अपने दरबार बुला के उपदेश को गवाए रखना। जय जय लक्ष्मी महारानी, जय जय लक्ष्मी महारानी। किस तरह का ये कार्यक्रम आज चल रहा है? ये कार्यक्रम सोरैया मेला के उपलक्ष्य में कराया जाता है और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये अन्नपूर्णा मठ मंदिर के द्वारा महंत श्री शंकरपुरी जी के द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है जो भक्ति जागरण है। और सोरैया मेला में विशेष माता जी का दर्शन होता है जो त्रिकाल रूपी दर्शन होता है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी का दर्शन होता है और इनका जो दर्शन करते हैं उसके जीवन में कभी भी विपत्तियां नहीं आती है और धन धान यश कृति की प्राप्त होते हैं। जिनको संतान नहीं होता है उनकी संतान भी प्राप्त होते हैं, ऐसा मान्यता यहाँ लक्ष्मी कुंड में है। और आज विशेष कार्यक्रम संगीतमय कार्यक्रम भजन रखा गया है जो इनका मुख्य अतिथि हैं वो महंत श्री शंकरपुरी जी महाराज जी हैं, उनके द्वारा यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आज क्या हुआ? आज माता जी का 56 भोग का श्रृंगार हुआ है जो यहाँ के भक्त लोग हैं उनके द्वारा कराया जाता है। और माता जी का विशेष प्रसाद आज खजाना और प्रसाद वितरण किया जा रहा है जो इनका मुख्य मालिक है, मुख्य अन्नपूर्णा मंदिर के महंत जी हैं, महंत श्री शंकरपुरी जी महाराज जी हैं। उनके द्वारा आज उनके हाथों से खजाना का वितरण हो रहा है और भक्त सब आ रहे हैं और खजाना ले लेके घर जा रहे हैं। और खजाना का अर्थ होता है कि जो इस खजाना को रखते हैं उनको कभी भी धन की कमी नहीं होती है, ऐसा माता जी का मान्यता है। काली मठ मंदिर में कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति से भक्तों को झुमाया। लक्ष्मी कुंड स्थित काली मठ मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरी निशा में गीतकार कन्हैया दुबे की अगुवाई में भव्य भजन कीर्तन का आयोजन किया गया जिसमें देर रात तक भक्ति गीतों पर भक्त झूमते रहे। इस अवसर पर माता की अलौकिक झांकी सजाई गई जिनके दर्शन कर भक्त निहाल हो उठे और मां का दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर के महंत विकास दुबे ने बताया कि मां के दरबार में आने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। यह आयोजन 3 दिन चलेगा। भंडारे के साथ इसका समापन किया जाएगा। एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर वाराणसी के निर्देशानुसार 89 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी वाराणसी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रशिक्षण उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर सौरभ प्रताप सिंह ने कैडेट्स को बताया कि तंबाकू जानलेवा है, विश्व भर में रोकी जा सकने वाली मौतें और बीमारियों का एकमात्र सबसे बड़ा सेवन है। उन्होंने ये भी बताया कि विश्व भर में लगभग 60 लाख लोग हर साल तंबाकू सेवन से अपनी जान गंवाते हैं। अजय श्रीवास्तव एवं संगीता सिंह ने नशा से कैसे मुक्ति मिल सकती है इसकी भी जानकारी कैडेट्स को दी। इसके अतिरिक्त एयर एनसीसी के स्टाफ द्वारा भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त भारतीय सैन्य कार्रवाइयों एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इस अवसर पर केटीवी न्यूज के संवाददाता रिंकू श्रीवास्तव का सम्मान बीएचयू स्थित एनसीसी कैंप में आर्मी एयर डिफेंस कोर रविंद्र सिंह द्वारा किया गया।
ये कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है जो 89 यूपी एनसीसी बटालियन कंडक्ट कर रही है बीएचयू के एरिया में, जिसमें अबाउट 445 कैडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस कैंप को करने के बाद जो कैडेट्स हैं वो अपने एनसीसी के जो सर्टिफिकेट एग्जाम्स हैं उनको अब उसमें अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक ये मैंडेटरी कैंप है। इसी कैंप से हम शुरुआत कर रहे हैं रिपब्लिक डे 2025 का। जो कैडेट्स उसमें हिस्सा लेंगे दिल्ली में, उनका जो इनिशियल सिलेक्शन है वो इसी कैंप से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर कई एक्टिविटीज हैं, जिसमें ड्रिल है, कल्चरल प्रोग्राम है, फ्लैग एरिया है और बैले परफॉर्मेंस है। इन सब इवेंट्स के लिए हम लोग अपने कैडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और हमारी टीम जो है इंटर ग्रुप कंपटीशन जो कि यूपी डायरेक्टरेट के लेवल पे होगा नवंबर में, उसके लिए हमारी टीम भी प्रिपेयर हो रही है। रिपब्लिक डे पे कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? 485 बता रहे बच्चे। हमारे ग्रुप से 58 कैडेट्स जो हैं वो इंटर ग्रुप में जाएंगे और इंटर ग्रुप में कैडेट्स की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर फिर वो आगे सिलेक्ट होकर के डायरेक्टरेट की टीम बनेगी। और उसके बाद जो है डायरेक्टरेट इंटर डायरेक्टरेट होता है दिल्ली में और उसके बाद फिर फाइनल रिपब्लिक डे की जो राजपथ के ऊपर या कर्तव्य पथ के ऊपर जो परेड करते हैं उसमें शामिल होते हैं। जितने भी हमारे कैडेट्स हैं 485 उनको कोई संदेश देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि एनसीसी एक उनके व्यक्तित्व विकास के लिए और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिलता है जिससे वो अपने पढ़ाई के अलावा अपने आप को बहुआयामी प्रतिभा के रूप में अपने आप को वो विकसित कर सकते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी अलग बना सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है खासकर यंग बच्चों के लिए, और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने आप को एक अच्छा पर्सनैलिटी में और एक अच्छे सिटीजन के तौर पे अपने आप को वो डेवलप कर सकते हैं। सपा महानगर संगठन की बैठक संपन्न हुई। समाजवादी पार्टी महानगर संगठन की समीक्षा बैठक शनिवार को मडवाडी स्थित एक होटल में हुई। समीक्षा बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह रहा। 4 घंटे की बैठक में पार्टी के वक्ताओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा सरकार के आरक्षण विरोधी गतिविधियों को लेकर जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया। बैठक में मुख्य अतिथि श्री प्रकाश उर्फ लल्लन राय ने संगठन की गतिशील बनाने पर सुझाव दिया। बैठक का संचालन योगेंद्र यादव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 2027 के विधानसभा के चुनाव के संबंध में संगठन को मजबूत करने की दिशा में चल रही है। बैठक में क्या क्या चर्चा हुई? बैठक में चर्चाएं अभी चल रही है। संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जाए, किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। 2022 के चुनाव में शहर दक्षिणी में जिस प्रकार से जीत होगी उसके हाथ दिखाया गया, आगे की क्या रणनीति रहेगी 2027? अरे भाई, जो 2024 में किया गया है, 22 थोड़ी है, 24 के देखिए ना। 24 में जिस तरीके से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पीछे ढकेलने का काम किया है, अब पूरा इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार जो है हम लोग हटा देने का काम करेंगे।
अभी बनारस में जो है ये सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी हमेशा एक्टिव है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा जो है कि निस्तारण नहीं हुआ। अब तो जनता देख रही है ना मोदी का स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी में जो ठप्पा डाले थे, अब उन लोगों को समझने की जरूरत, जनता सब समझ रही है। इस बार जाते जाते मोदी जी बच गए हैं, अगली बार बिल्कुल चले जाएंगे। अगली बार यहाँ बनारस नगरी में आएंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे। नागरी नाटक मंडली में आयोजित नाट्य उत्सव में बिहार के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। नागरी नाटक मंडली एवं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 4 दिवसीय नाट्य उत्सव का आयोजन किया गया। समारोह के प्रथम दिन बिहार के कलाकारों ने नाट्य प्रस्तुति की। शुभ्रा वर्मा के सहयोग से ये बेहतरीन एवं यादगार आयोजन किया गया है, जो कि काशी के इतिहास में 4 चांद लगाएगी। शुभ्रा वर्मा ने इस उत्सव के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देखिए मुझे हम तो खेत गिरते संभालते हैं, दिन भर खेत में रहते हैं, हम मेहरारू घर से काम करती है। हमारा जब 5 रुपये फली खाए के होला, इनका सामने हाथ पकड़ के पड़ेगा। हम तो पहले परत रहिला, अच्छा अभी करे खातिर तैयार बने। हां जब कमी के काशी में आज सभी नाट्य कलाकारों का स्वागत करती हूँ। साथ ही एक जरूरी बात ये कहनी थी, उत्तर मध्य क्षेत्र प्रयागराज की तरफ से यहाँ पर 4 दिवसीय नाट्य समारोह नागरी नाटक मंडली के तत्वाधान में किया जा रहा है। यहाँ पर 4 जगह से 4 अच्छे नाटकों का प्रस्तुति किया जाना है, जिसमें आज की जो प्रस्तुति है 27/9 की प्रस्तुति जो है वो ये है कि बिहार से आए हुए हैं नाटक लेकर, और कल की प्रस्तुति रीमा की है, परसों की प्रस्तुति बनारस की है, और उसके अगले दिन देवेंद्र राज अंकुर सर की प्रस्तुति है दिल्ली से। सब अलग अलग तरह के नाटक है। काशी वालों का ये अच्छा भाग्य है कि वो इस तरह के नाट्य प्रस्तुतियों को एक के बाद एक देख रहे हैं। कुछ ही दिन पहले अभी अश्विन नाट्य महोत्सव चल रहा था और अब अपनी समाप्ति पर है, और आज से शुरू हो गया हमारा NZCC की तरफ से जो है नॉर्थ जोन कल्चर की तरफ से शुरू हो गया है नाट्य उत्सव, जिसमें हम सब शामिल हो रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित बिजली विभाग कार्यालय का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। विद्युत पेंशनर्स परिषद का 4th अधिवेशन हुआ संपन्न। SBSS सेंट्रल कॉलेज और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में लगी सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी। और श्री राम जन्मभूमि के महानायक अशोक सिंघल की मनाई गई जयंती। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।